हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जून के तीसरे हफ्ते की करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है? 14 जून। हाँ जी, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। ये कार्ल लैंडस्टीनर की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 2004, ये पहली बार कब मनाया गया था? विश्व रक्तदाता दिवस पहली बार 2004 में रक्त की कमी को पूरा करने और रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इस दिन ब्लड डोनर्स रक्तदान करते हैं ताकि दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाई जा सके या जिन्हें सर्जरी के लिए रक्त चढ़ाने की जरूरत है उनकी जान बचाई जा सके। सेकंड है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को। हाँ जी, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। 2017 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा कराए गए अध्ययन, 60 देशों में डब्ल्यूएचओ ने एक अध्ययन कराया था जिसमें से ये आंकड़े सामने निकल के आए कि दुनिया भर के 15.7 बुजुर्गों के साथ विश्व में दुर्व्यवहार हो रहा है, यानी कि हर छह बुजुर्गों में से किसी एक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जून माह वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 15 जून को बुजुर्ग के लिए विशेष दिन मनाने की घोषणा की गई। क्या किया गया? 15 जून को विशेष दिन मनाने के लिए घोषणा की गई बुजुर्गों के लिए। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसने 2011 में इसको जो अधिकार था, जो ये इनकी घोषणा पत्र था उसको अधिकारिता कब दी? 2011 में। यानी कि जो पहली बार जो दिन मनाया गया था विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिन, वो 2011 में मनाया गया था। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है। यह देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों जो दूसरे देशों में रहते हैं उनके प्रयासों को सम्मानित करने और जो अपने देश में जो अपने परिवार रहते हैं उनके सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय दिवस के अवसर पर 3 मुख्य बातों के द्वारा मरुस्थलीकरण की रोकने के प्रयासों को प्रसारित किया जाता है। पहला है भूमि के अपरदन को रोकना, भूमि का अपरदन को रोकना। इसके अंतर्गत जनमानस को जल सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूक किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सूखे के प्रभाव को प्रत्येक स्तर पर कम करने के लिए कार्य करना। जो सूखे का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए कार्य करना। और तीसरा है मरुस्थलीय संबंधी नीतियों के निर्माण के साथ ही से निपटने के कार्य योजना बनाने के दबाव बनाना। मरुस्थलीय संबंधी नीतियों के निर्माण के साथ ही इसमें निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का दबाव बनाना। 18 जून 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 जून को ऑटिस्टिक्स प्राइड डे मनाया जाता है। यह हर साल 18 जून को विविधता और अनंत संभावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनाया जाता है। ये ऑटिज्म से पीड़ित रोगियों, ऑटिज्म एक बीमारी है, उससे पीड़ित रोगियों के लिए अपने परिवार या देखभाल करने वालों के साथ आने का दिन है। जागरूकता, स्वीकृति और श्वेता को बढ़ावा देने का दिन। 18 जून 18 जून अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। हाँ जी, इंटरनेशनल पिकनिक डे। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, अपने यह प्रकृति में अपने प्रियजनों के साथ आनंद लेने का दिन है। हाँ जी, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 जून को विश्व भर में विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस।
विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जा रहा है। ये एक स्किल सेल रोग एक तरह की बीमारी है या ये और पीड़ित या रोगियों के परिवार को कितना सामना करना, ये बताने इसके द्वारा जो दिन मनाया जाता है इसके द्वारा बताना चाहता है कि जो स्किल सेल बीमारी से जो रोगी है और उसके परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ सके। इस दिन को आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा अपनाया गया था। स्किल सेल जागरूकता दिवस 2008 में मनाना स्टार्ट हुआ था। 19 जून वर्ल्ड सैनिटरिंग डे। वर्ल्ड सैनिटरिंग डे इस दिन को 19 जून को हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि धीमे धीमे जीवन में दौड़े और धीरे धीरे जीवन का आनंद ले। इस रोजमर्रा की फास्ट लाइफ में थोड़ा समय प्रकृति अपने लिए और जीवन कितना सुंदर इसको पहचानने के लिए निकाले। जॉगिंग की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में 1979 में WUT रॉबे द्वारा छुट्टी बनाई गई थी। जॉगिंग की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में 1979 में WUT रॉबे द्वारा छुट्टी बनाई गई थी। ये 19 जून वर्ल्ड सैनिटरी पता चल गया। जो दिन आज के टाइम में लोगों के पास जो टाइम नहीं है, आज रोजमर्रा की फास्ट लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए, प्रकृति के लिए, थोड़ा सा अपने जीवन कितना सुंदर है उसको जानने के लिए थोड़ा टाइम निकाले, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार भारत में पहचाने गए कोविड-19 वेरिएंट, डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट? डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी उसका नाम है स्पुतनिक वी। हाँ जी, स्पुतनिक वी जो भारत में जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है डेल्टा, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? स्पुतनिक वी। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी कि RDFI ने 15 जून 2021 को यह कहा कि इसका रूसी स्पुतनिक वी कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में कोविड वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सक्षम है। ये डेल्टा वेरिएंट जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया, ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये पहली बार कहाँ पे पहचाना गया? भारत में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में घातक दूसरी लहर सहित कई देशों में कोविड-19 संक्रमण का पुनरुत्थान हुआ है। इससे क्या हो, जो भारत में सेकेंड लहर आई उससे बहुत सी जगहों पर दूसरे देशों में कोविड-19 संक्रमण का पुनरुत्थान हुआ है। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाँ जी, जिस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान मतलब कि वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है, असम। हाँ जी, असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरस्कारों को विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ भी शामिल होंगे। जो इन पुरस्कारों को जो लोग जीतेंगे उनके लिए उनको और बहुत सारे लाभ भी दिए जाएंगे। असम द्वारा अपने नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय 8 जून 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। ये उनको मिलेगा जो व्यक्ति समाज और देश की किसी भी क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा, और किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों के योगदान के लिए उनको प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम जिस तारीख को शुरू किया। हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। वो उसकी स्टार्टिंग डेट है 18 जून 2021। भारत में जितने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन कार्यकर्ता है, उनके लिए क्रैश कोर्स के कार्यक्रम शुरू हो गए, लेकिन वो कितने राज्यों में और कितने परीक्षण केंद्र खोले गए? हाँ जी, वो 26 राज्यों में स्टार्ट किया गया और 111 परीक्षण केंद्र वहां पे खोले गए हैं। जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रेषित करेगा उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। हाँ जी, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रेषित करेगा। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रेषित करेगा, नाम क्या है? न्यूजीलैंड। इस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। भारत। हाँ जी, भारत में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने भारत सरकार के नए IT नियमों के अनुसार
वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण वे वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करने चलते, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह स्थल प्रतिरक्षा खो दिए। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित नहीं किया जाएगा और अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्री के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो जो ट्विटर के अधिकारी वो सबके लिए जिम्मेदार होंगे, जो कि भड़काऊ माना जाता है। ये प्रकृति में गैरकानूनी माना जाता है। प्रकृति में क्या माना जाता है? गैरकानूनी माना जाता है। भारत में ट्विटर पिछले कई महीनों में अपनी विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों के कारण भारत सरकार और जनता के बीच विवाद का मुद्दा बन गई है। पिछले कुछ टाइम से ट्विटर भारत और भारत की जनता के बीच में विवाद का मुद्दा बन चुकी है। 3 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा? उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई 2000 को भारत के राज्यों के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल 75 पद है। कितने पद है? जिला पंचायत के कुल 75 पद है। उनके लिए चुनाव कब होगा? 3 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को भारत का ठीक करने का लक्ष्य है? 26 मिलियन हेक्टेयर। हाँ जी, तो वर्ष 2030 तक भारत का 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने, जो खराब भूमि हो चुकी है उसको बहाल करने का लक्ष्य है। भारत भूमि रक्षण तटरक्षा की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास है। भारत जो भूमि है उसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती है ताकि वो उपजाऊ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून 2021 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण, भूमि शरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में भाषण देते हुए यह कहा था। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है ताकि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी प्राप्त की जा सके। जो कार्बन निकलता है उसकी कमी प्राप्त की जा सके। 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ठीक करने का उनका लक्ष्य है। भारत की जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए निर्णय लिया है? दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की जो संभावित तीसरी लहर आने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। और जो इसकी घोषणा की गई वो 16 जून 2021 को घोषणा की गई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। 18 स्विस ब्रोकेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई? 12। हाँ जी, स्विस ब्रोकेज यानी कि यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की जो आर्थिक गतिविधियां उनमें 12% की गिरावट देखी जाएगी भारत के तिमाही में, जून में। यूनाइटेड किंगडम और जिस देश ने 15 जून को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब हस्ताक्षर किए ना? 15 जून 2021। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो उनकी जो एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उनमें से कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए होंगे या उनको कम कर दिया गया होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है? हाँ जी, महाराष्ट्र सरकार ने जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के कारण डेथ होगी उनकी, तो उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देगी। जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक खोया है उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए उनके क्या करवा देगी? फिक्स डिपॉजिट करवा देगी। और उन बच्चों को हर महीने 11 से 25 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। 11 से 25 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा उनके मंथली खर्चे के लिए, 11 से 25 रुपए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 14,775 करोड़। हाँ जी, केंद्रीय मंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरक
की सब्सिडी में टोटल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की जो लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उनके बावजूद जो किसान है उनको खाद सस्ते में उपलब्ध होती रही। मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी दरें 700 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए। कितने रुपए बढ़ा दिए? 700 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए। अभी इस बैग की जो कीमत है, डीएपी बैग की कीमत, वो 2400 रुपए है। कितने रुपए कीमत है उनकी? 2400 रुपए। और जो सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है इस बैग पर, वो कितनी बढ़ा दी है? 700 रुपए। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने जिस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आयुध निर्माण बोर्ड। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की नीति में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने, हाँ जी, आयुध निर्माण बोर्ड लगभग 200 साल पुराना है, निर्माण ओएफबी के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। आयुध निर्माण जो बोर्ड है उसको 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा, ताकि काम में जो जवाबदेही है वो बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बड़ा निर्णय है। हमारे रक्षा मंत्री आप सबको पता ही होगी, राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला कि एक बड़ा निर्णय जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएं हैं उनको ये पूरा करेगा, और जो हमारे रक्षा के उत्पादन है, हमारे लक्ष्य है उत्पादन के, उनको भी ये पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हाँ जी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनका नाम है सत्या नंडेला। हाँ जी, सत्या नंडेला जी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले सत्या नंडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की 7 साल से लगातार सीईओ थी, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की सबसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सत्या नंडेला के कार्य के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से भी अधिक इजाफा हुआ, और कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है जो कंपनी की, वो 2 लाख करोड़ रुपए के 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है। सत्या नंडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में। हाँ जी, सत्या नंडेला जी भारत के हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वो अब अमेरिका की नागरिक हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया गया, सल्ला विद्या नंगला। हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उन्हें कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारत की सल्ला विद्या नंगला को नामित किया है। नेक्स्ट, विश्वदाता सूचकांक 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन है? भारत। हाँ जी, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के द्वारा भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया में दान कार्यों के रुझानों को संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभाव को उल्लेख किया गया है। लॉकडाउन से जो इस गतिविधियों पर जो प्रभाव पड़ा उनको उल्लेख किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देश में बने हुए हैं। 10 दानदाताओं में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बने हुए, और जो भारत का नंबर है वो 14वां नंबर आया था। बॉलीवुड के जाने माने जिस अभिनेता ए सामाजिक कार्यकर्ता का 97वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया, चंद्रशेखर वैद्य। हाँ जी, बॉलीवुड के जाने माने चंद्रशेखर वैद्य जी का 97वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रामायण में सुमंत का मशहूर किरदार निभाया था। उन्होंने किसमें? रामायण में सुमंत का मशहूर किरदार निभाया था। उन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी, उनके स्टार्टिंग की जो फिल्म है 1954 में वो रिलीज हुई थी, औरत तेरी ये कहानी। उनसे इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था, एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया है। हाँ जी, इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पिछले महीने लागू हुए युद्ध विराम के बाद 16 जून को पहली बार इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। पहली बार क्या किया उन्होंने? गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। इजराइल सेना ने कहा कि हमारे विमानों ने गाजा शहर और दक्षिणी शहर खान यूनिस में हमास के सशस्त्र परिसरों पर हमला किया है। महत्वपूर्ण बात यह कि 2 दिन पहले इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ था। वहां बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नेफ्ताली बेनेट देश के प्रधानमंत्री बने थे।
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। हाँ जी, एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ अभिनेता थे, उनका 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जी। उनका नाम है संचारी विजय। हाँ जी, संचारी विजय 38 साल के थे, उनको सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वो कन्नड़ अभिनेता थे, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2011 में। नीति आयोग की ओर से ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा, बिहार। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा। कौन रहा था? बिहार अंतिम स्थान पर रहा था। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में ये घोषणा की गई है। जो ये घोषणा कब की है? जो नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट आई है, उसमें ये घोषणा की गई बिहार लैंगिक समानता के में अंतिम स्थान पर है। जो ये सूचकांक तैयार किया जाता है वो यूनाइटेड नेशन इंडिया के सहयोग से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, ने एक ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की है, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। हाँ जी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए मिशन एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व ईएसए और नासा के द्वारा किया जाएगा। नासा इसका योगदान देगी इसमें, और इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है। हाँ जी, एक राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम चला रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, कुवैत। हाँ जी, भारत और कुवैत ने जो भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को कब किया था स्टार्टिंग, मतलब ये जो समझौता किया था वो कब? 10 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है। जो भारतीय के कामगारों इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके। और जो इस समझौते ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। जो समझौता हुआ है उसके द्वारा जो भारतीय है वो 24 घंटे, जो भारतीय वहाँ पे कुवैत में काम करते हैं उनके लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, छत्तीसगढ़। हाँ जी, सतत विकास यानी कि एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और इसमें सबसे अंतिम हमें ये पढ़ा था वो बिहार था। और ये रिपोर्ट जो सूचकांक जारी किया जाता है वो उसके किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया उनका नाम अक्षय कुमार। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अक्षय कुमार जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माईलैब कंपनी जो है पुणे की कंपनी है और इन्हीं ने भारत की जो पहली जो सेल्फ कोविड टेस्ट किट है यानी कि कोविसेल्फ है उसको लॉन्च किया था। कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माईलैब ने ये कहा कि ये भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। क्या होता है? जो उनके किट है या उपकरण है उनके बारे में लोगों को और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। फ्लिपकार्ट ने जिस राज्य सरकार के साथ
चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने जिस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है वो तेलंगाना। हाँ जी, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ जो भी चिकित्सा से जुड़ी वस्तुएं उनको जरिए ड्रोन के जरिए पहुंचाने के लिए समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उन्हें राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। जो ये मिशन चलाया जाएगा उसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हाँ जी, भारत की विनेश फोगाट जी ने महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। विनेश का ये सत्र का तीसरा उन्होंने ये मेडल जीता, तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी के रहने वाले। कहाँ से? हरियाणा के भिवानी के रहने वाले। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है। ये भारत की पहली भारतीय महिला पहलवान है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। हाँ, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया। वर्चुअल कैंपेन। विश्व बाल श्रम दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसके द्वारा की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 2002 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2002 में स्टार्ट किया गया था। 38वां है हमारा आज का। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष आईडेक्स रक्षा नवोन्मेष संगठन DIO के लिए कितने करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DIO और आईडेक्स के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने, जो सैन्य उपकरण होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनके आयात में कमी लाने मतलब दूसरे देशों से कम खरीदे अपने यहीं पे बनाने और भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DIO और नवोन्मेषों के लिए भारतीय रक्षा उत्पादन उद्यम के साथ बातचीत के माध्यम तैयार करने में मदद करेगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिंडडे डी लियोसबो में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो पदक जीता है। हाँ जी, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल के लिस्बन के सिंडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने जो छठा प्रयास था उनमें 83.18 मीटर के थ्रो के साथ अपना पदक ये अपने नाम किया और उनके साथ 5 पुर्तगाली प्रतिभागी थे, लेकिन जो 80 मीटर से ऊपर भाला जो जिसने फेंका था वो खाली एक नीरज जी थे जिन्होंने 80 मीटर से ऊपर भाला थ्रो किया था। 40वां है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। हाँ जी, इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए, उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। हाँ जी, नाफ्ताली बेनेट ने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कब ली? 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेजमान नेतन्याहू का कार्य खत्म हो गया। इससे पहले कौन थे? नेतन्याहू थे जो 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यालय अब खत्म हो गया है। इजराइल की 120 संसदीय संसद, जो इजराइल की संसद है टोटल 120 सदस्य है। नेसेट ने 7 सदस्यों के पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। 120 सदस्य थे, 60 ने तो पक्ष में किया और 59 ने विपक्ष में मतदान किया और एक जो सदस्य बचा था वो एब्सेंट था, अनुपस्थित था। नई सरकार में 27 मंत्री है। जो यहाँ की इजराइल की जो नई सरकार बनी वहां पे टोटल 27 मंत्री है, जिसमें से कि 9 महिलाएं। कितनी? 9 वहां पे महिलाएं है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है,
किसको हराकर? स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच, हाँ जी, नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने जो ये सिपास को हराया उसके फाइनल में उन्होंने सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। इसके साथ ही जोकोविच ने ये जोकोविच के करियर का 19वां कौन सा ग्रैंड स्लैम था? इनका 19वां ग्रैंड स्लैम था। और इस जीत के साथ ही वे टेनिस इतिहास में 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। दूसरी बार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, एक का नाम था रॉय एमरसन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, और एक पूर्व खिलाड़ी दूसरे भी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के रॉड लेवर और रॉय एमरसन, उन्होंने ये कारनामा कर चुके। अब तीसरे कौन हो गए? नोवाक जोकोविच, जो दूसरी बार चारों ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के तैराक काइली मैकेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रति स्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। हाँ जी, एक तैराक है काइली मैकनॉन, उन्होंने 100 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रति स्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हाँ जी, कौन से देश के? वो ऑस्ट्रेलिया का। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैकनॉन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी ये 19 साल के काइली मैकनॉन 19 साल के। उन्होंने पहले रिकॉर्ड, जो इनसे पहले रिकॉर्ड था वो अमेरिकी तैराक रेंगन स्मिथ के नाम था। किसके नाम था? रेंगन स्मिथ के नाम था, जो ने रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया। तैराक काइली मैकनॉन ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच हो रहे हैं वहां पे ये रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।